बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक कुछ प्रीवियस टर्मिनोलॉजीज डिस्कस करनी है और कुछ न्यू हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर फॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी को थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब फॉर्मेलिटी को फर्स्ट वन है फॉर्मेलिटी बेसिकली मोलैरिटी की तरह है, लेकिन जस्ट एक लिटिल बिट डिफरेंस है इसके अंदर कि फॉर्मेलिटी में हम यानी कि केमिस्ट जो हैं वो समटाइम्स आयनिक कंपाउंड को डिस्कस करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कि जब हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में हल करते हैं या सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें आयंस की फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं, तो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। आयंस मौजूद होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड्स पाए जाते हैं, तो उनके लिए टर्म यूज़ की जाती है फॉर्मेलिटी। इसकी डेफिनेशन, फॉर्मेलिटी की डेफिनेशन और मोलैरिटी की डेफिनेशन दोनों सेम है इस एतबार से कि उस फॉर्मेलिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन और मोलैरिटी में भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, बट अ लिटिल बिट डिफरेंस which is commonly used is that formality is used for the ionic compound while molarity is used for generally। तो ये सब नहीं यूज करते फॉर्मेलिटी, बेसिकली समटाइम्स केमिस्ट जो है फॉर्मेलिटी का सहारा लेते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेलिटी होती क्या है। केमिस्ट समटाइम्स यूज द टर्म फॉर्मेलिटी फॉर सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्ट्स that do not exist as molecule in solution or solid, जो कि solution या solid में फ्री स्टेट में मौजूद नहीं रहते बल्कि आयंस की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, आयंस की फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो उनके लिए फॉर्मेलिटी इस्तेमाल की जाती है। तो फॉर्मेलिटी का फार्मूला, फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर 1 मोल डिसॉल्व होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, 1 फॉर्मल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड मौजूद है, तो सोडियम क्लोराइड के केस में हम देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में जब हम डिसॉल्व करते हैं इसको, तो सोडियम आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन फॉर्मेशन होती है। सोडियम आयन चूंकि सोडियम पे पॉजिटिवली चार्ज होता है, सोडियम आयन, तो इसे हम कैटायंस कहते हैं, और क्लोराइड आयन इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इनको एनायन कहते हैं। ठीक है, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन फॉर्मेशन होती है। अगर हमने 1 फॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है, तो 1 फॉर्मल सॉल्यूशन बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड के हम क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे। तो 1 मोल किस तरह से आएगा, मास ऑफ सब्सटेंस, अब सपोज दैट कि आप इसका मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का होता है 23 है, ठीक है, और क्लोरीन का 35.5, तो ये 58.5। अगर हम 58.5 ग्राम्स को 1 लीटर में डिसॉल्व करें, ठीक है, ये 58.5 ग्राम्स ने या 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड है, उसमें मास कितना होता है, 55.5 ग्राम होता है। उसको अगर हम 1 लीटर में डिसॉल्व करें तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम कहेंगे 1 फॉर्मल सॉल्यूशन है। ठीक है, फॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी आर सेम बट इट इज यूज्ड फॉर आयनिक कंपाउंड्स। फॉर्मेलिटी और मोलैरिटी दोनों सेम चीजें हैं, लेकिन फॉर्मेलिटी को आयनिक कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस, इनकी सेपरेट भी हम क्वांटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मेलिटी के जरिए, जबकि मोलैरिटी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब हम सोडियम को क्वांटिटी अलग फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोडियम के आयंस कितने मौजूद हैं और क्लोरीन के आयंस कितने मौजूद हैं, दोनों को सेपरेटली फाइंड आउट किया जा सकता है। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी, ये तीनों चीज़ें जो हैं ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी इनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क आएगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो भी इनकी कंसंट्रेशन में फ़र्क आएगा। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट। अब इसमें क्या लॉजिक है कि अगर हम नॉर्मल, फॉर्मल और मोलर सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं तो ये इसका ताल्लुक है वॉल्यूम से। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के नतीजे में आप जानते हैं लिक्विड्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज होता है
तो उसके नतीजे में कंसंट्रेशन पे फर्क आता है। कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट होती है? सपोज दैट ये हमारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, तो ये यहाँ पर 1 लीटर कंप्लीट हो जाता है। तो अगर 1 लीटर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, हमें इसके अंदर 1 फॉर्मल सोल्यूशन बनाना है, तो यानी कि हम 58.5 ग्राम जो है ऐड कर रहे हैं इसमें सोडियम क्लोराइड के। लेकिन जो हमारे पानी का टेम्परेचर है जिसके अंदर जो हमारा सॉल्वेंट है जिसमें हम डिजोल्व कर रहे हैं, अगर सपोज दैट वो टेम्परेचर होता है 50 डिग्री सेल्सियस, तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो 1 लीटर बेसिकली जब यहाँ पर ये जो फ्लास्क तक पहुँचेगा, ये जो मार्क बना हुआ है इधर तक पहुँचेगा, तो हम अंडरस्टूड है कि हम कहेंगे कि 1 लीटर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि लीटर के मार्क तक पहुँच गया है। इनफैक्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर जिसको कंसिडर किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगर टेम्परेचर डाउन साइड पर आ गया, 25 डिग्री सेल्सियस आता है, तो डेफिनेटली वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमने तो वॉल्यूम फिल किया था इसका मार्क तक जहाँ पर जो निशान मौजूद है, लेकिन टेम्परेचर जब डाउन हुआ तो उसके नतीजे में वॉल्यूम भी क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो गया तो हम ये कंसीडर करेंगे कि इससे क्या हुआ? कंसंट्रेशन मुतासिर हुई। तो हम यानी कि नॉर्मेलिटी में भी हम लीटर ले रहे हैं, फॉर्मेलिटी में लीटर ले रहे हैं और मोलैरिटी में लीटर ले रहे हैं। तीनों चीज़ें टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जबकि मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, क्योंकि उसमें हम मैस लेते होते हैं। तो मोलैरिटी किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाती है, बेसिकली फिजियोकेमिकल मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए। अब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का ताल्लुक बेसिकली नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के साथ है। ऑस्मोटिक प्रेशर हम मालूम करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट मालूम करते हैं। तो इस पर्पस के लिए इसको मोलैलिटी को यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है। तो इन शॉर्ट ये कि मोलैलिटी पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसका वेट के साथ ताल्लुक है। जब हम वेट फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसे सपोज दैट 1000 ग्राम है, तो टेम्परेचर ज़्यादा हो या कम हो तो वेट उतना ही रहेगा, वेट चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसका मैस चेंज नहीं होगा। अब नेक्स्ट वन है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी में हम क्या डिस्कस करते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया। अब बच्चों को जो पूछना चाह रहे थे बेसिकली वो रिडॉक्स रिएक्शंस के हवाले से था। तो नॉर्मेलिटी का हम फार्मूले की तरफ जाते हैं कि नॉर्मेलिटी होता क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? नॉर्मेलिटी का इक्विवेलेंट पर लीटर है और मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ये यूनिट्स हैं इसके। अब हम देखते हैं कि नॉर्मेलिटी फॉर एसिड्स एंड बेसिस। बेसिकली नॉर्मेलिटी दो चीज़ों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, एसिड्स और बेसिस के लिए और फॉर रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए। तो नॉर्मेलिटी इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमने ये देखना है कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट का बेसिकली ताल्लुक है, अगर हम एसिड और बेस की बात करेंगे तो एसिड्स और बेसिस में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, ये जितने रिप्लेस हो सकते हैं उनकी तादाद पर हम जो मोलर मास होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर हम ये देखते हैं, ये फार्मूला लिखा हुआ है कि अगर हमने इक्विवेलेंट वेट फॉर एसिड्स एंड बेसिस हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। जो भी मॉलिक्यूल होगा व्हाटएवर, HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, सोडियम कार्बोनेट, कुछ भी है इसमें, सोडियम कार्बोनेट के लिए भी इस्तेमाल होता है, पूरी एक्टिव स्पीशीज है इसके अंदर। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयंस, उनकी तादाद से हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ये एग्जांपल कोड की हुई है कि वन नॉर्मल अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बराबर है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कितना है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस की तादाद 2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन आयन जो है, ये 2 प्रोटॉन जो है इस ये डोनेट करने की सलाहियत रखता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जबकि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पर जाएंगे तो HCl यानी कि उसमें एक हाइड्रोजन आयन है जो रिप्लेस होगा। इसी तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड में जाएंगे, अगर हम बेस की बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, तो एक इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में NaOH। अब इसमें एक है, लेकिन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे इसमें 2 है।
तो इस यही जो है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन से हम क्या कर देते होते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब चूंकि सल्फ्यूरिक एसिड की बात हो रही है तो इसमें 2 हाइड्रोजन आयन जो है वो रिप्लेस हो सकते हैं, तो 2 पर हम इसको डिवाइड करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जब हम कैलकुलेट करते हैं वो आता है 98 ग्राम पर मोल है, ठीक है। और इसमें 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन आयन कितने रिप्लेस हो सकते हैं, 2 हैं, तो 98 को डिवाइड कर देंगे 2 पर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 49 ग्राम्स। 1 normal sulfuric acid is equal to equivalent weight of sulfuric acid divided by 1 liter of solution। यानी कि अगर हमने 1 नॉर्मल सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बनाना है तो उसका क्या फार्मूला होगा, यही फार्मूला जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इसी के मुताबिक यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट है। अब हमारे यहाँ पर सॉल्यूट क्या चीज़ है, सल्फ्यूरिक एसिड है, और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे तो 49 ग्राम पर लीटर अगर हम करेंगे तो हमारा ये सॉल्यूशन 1 नॉर्मल बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि अगर हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, बेसिकली हमें देखना ये होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन होते क्या हैं। रिडॉक्स रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी टेक्स प्लेस हो रही है और साथ साथ रिडक्शन भी हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। ऑक्सीडेशन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो रिडॉक्स रिएक्शन 2 चीज़ों का मजमूआ है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन होनी चाहिए इसमें और दूसरा रिडक्शन एज वेल एज, दोनों एट अ टाइम प्रोसेस हो रहे होते हैं। तो ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का यानी कि रिमूव होना, खारिज होना, और रिडक्शन क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का हुसूल। तो जिंक है फॉर एग्जांपल, हमारे पास जिंक क्लोराइड की हम एग्जांपल कोट करते हैं, यहाँ पर जिंक Zn प्लस Cl, यहाँ पर जीरो का मतलब है कि यहाँ पर इधर न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है, यानी कि नो चार्ज, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है। और क्लोरीन है ऊपर जीरो मेंशन किया हुआ है, इसका भी ये मतलब है कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है Cl2। लेकिन जब आपस में ये रिएक्शन करना शुरू करते हैं तो जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन देगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि अगर हम इसको इंडिविजुअली देखें कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, Zn-2e नेगेटिव लिखा हुआ है, यानी कि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए। जब जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, तो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसके नतीजे में क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, Zn2 प्लस हो गई। तो जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात है, यानी कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन चूंकि दिए हैं तो इस वजह से हम यहाँ पर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन किए, हासिल किए, तो इसकी रिडक्शन होगी। ओवरऑल रिएक्शन Zn2 प्लस और 2Cl नेगेटिव ZnCl2 बन जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। जिंक ने चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और लेकिन दूसरे को क्या कर दिया, यानी क्लोरीन को इसने रिड्यूस किया, इसलिए हम क्या कहेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट मीन इलेक्ट्रॉन डोनर, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इनके क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, इटसेल्फ रिड्यूस हो गया, लेकिन अदर सब्सटेंस यानी कि जो जिंक इसके साथ मौजूद है उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज करवा दिया, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन है। ऐसे जब रिएक्शन ओपोजिट हो रहे हैं जिनका ताल्लुक होता है इलेक्ट्रॉन्स की रिप्लेसमेंट से, कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑब्टेन हो रहे हैं, वो रिडॉक्स रिएक्शंस कहलाते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन की नॉर्मेलिटी मालूम करने के लिए उस इक्विवेलेंट वेट की जो ज़रूरत पड़ती है, तो इक्विवेलेंट फाइंड आउट किया जाता है किन बेसिस पर कि मॉलिक्यूलर मास जो भी होता है सब्सटेंस का, उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ रिप्लेसेबल इलेक्ट्रॉन से, कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा रहे हैं या एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, उनकी तादाद पर क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करते हैं तो इक्विवेलेंट वेट आ जाता है। जब इक्विवेलेंट वेट आता है तो उसको पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन हम डिसॉल्व कर लेते हैं, तो उससे नॉर्मेलिटी फाइंड आउट हो जाती है। तो हम इसकी एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि किस तरह से ये हल होता है। इसको जी नॉर्मेलिटी के हवाले से हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि क्या है नॉर्मेलिटी का बेसिकली फार्मूला। यहाँ पर इस फार्मूले को थोड़ा सा हम डिटेल में ये देखने की कोशिश करेंगे कि नॉर्मेलिटी बराबर है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर रिक्वायर्ड वॉल्यूम इन ml, ठीक है। तो इसमें बेसिकली इस फार्मूले में क्या होता है, एक है सिंपल फार्मूला, कि सिंपल फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हो गया सिंपल, जब हमने नॉर्मल बनाना स्टैंडर्ड आमतौर पर 1 लीटर के अंदर हम सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हम सॉल्यूशन को बनाना चाह रहे होते हैं 250 ml में, 500 ml में, 350 ml में,
और 750 ml में बनाना चाह रहे हैं, 900 ml में, यानी कि रैंडम होता है। तो अगर उसमें बनाना चाहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड वॉल्यूम, यानी कि 500 में बनाना है तो यहाँ पे 500 लिख देंगे, 1000 में, इसमें 1000 के लिए तो सिंपल फार्मूला ने बताया, और 750 बनाना है तो जितना वॉल्यूम होगा उस नीचे ओवर में वॉल्यूम मेंशन कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट बराबर है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो ये इक्विवेलेंट वेट किसके लिए है, ये रिडॉक्स रिएक्शन के इक्विवेलेंट वेट मालूम करने का फार्मूला है कि मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। इसके एग्जांपल देखते हैं कि वन नॉर्मल अगर हमें पोटेशियम पर मैग्नेट बनाना है तो वो किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट ओवरऑल ये फार्मूला यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि MnO4, तो इसके अंदर पोटेशियम की, मैंगनीज की और ऑक्सीजन की हर एक की ऑक्सीडेशन स्टेट सेपरेटली डिफाइन की गई है। पोटेशियम यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैंगनीज जो है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ऑक्सीजन जो है बेसिकली 4 ऑक्सीजन एटम है तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 करेंगे, -8 हो जाएंगे। तो ये न्यूट्रल किस केस में जाकर बना, बेसिकली 7 + 1 यानी कि +8 और -8 इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, यानी कि 4 हैं एटम ऑक्सीजन के, तो 4 मल्टीप्लाई बाई -2 करेंगे, -8 हो जाएगा। तो इन शॉर्ट हमने ये देखना है कि मैंगनीज की हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंगनीज कि यहाँ पर जो वैलेंसी है वो कितनी है, +7 है। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, तो मैंगनीज की जो वैलेंसी है, क्योंकि रिएक्टिंग शिपिशी है और इसी के बिहाफ पे हम अपने रिएक्शन को एनालाइज कर रहे होते हैं, तो मैंगनीज +7 है। अब ये डिपेंड करता है कि पोटेशियम पर मैग्नेट जो है वो डिजॉल्व हम किस सॉल्वेंट में कर रहे हैं, एसिडिक सॉल्वेंट है, बेसिक सॉल्वेंट है या न्यूट्रल सॉल्वेंट है, तो उसके बिहाफ पे इसके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है वो मेजर करते हैं। जो अगर एसिडिक मीडियम होगा, एसिडिक सॉल्वेंट है, एसिडिक मीडियम है, तो बेसिकली पोटेशियम पर मैग्नेट, इसके अंदर ये मैंगनीज यहाँ पर +7 है, तो ये +7 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, +2 में, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स ये एक्सेप्ट करेगा। जब +7 है, देखें +7 है, इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि -5 जब हम करेंगे तो +2 आ जाएगा, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन ये लेता है। किस केस में लेता है, एसिडिक मीडियम में। अब चूंकि इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए तो इक्विवेलेंट वेट अगर हम अब इस केस में मालूम करें, कौन से केस में, एसिडिक मीडियम में जब हम मालूम करने लगेंगे तो इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो इसने ऑब्टेन किए हैं 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या है, एक मोलर मास पोटेशियम पर मैग्नेट का 158 है। 158 को जब हम 5 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने एक्सेप्ट किए हैं तो उस पर डिवाइड करेंगे तो 31.6 आ जाएगा। ठीक है, 31.6 ग्राम हमें चाहिए होंगे, तो 1 नॉर्मल सोल्यूशन हम प्रिपेयर कर देंगे। इसी तरह जब बेसिक मीडियम की बात करते हैं तो Mn+4 में किस तरह से कन्वर्ट होगा, Mn+4, तो +7 -3 +4, यानी कि जब 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उस केस में +4 में जाएगा। कौन सा, बेसिक मीडियम है। ये डिपेंड करता है कि हमारा सॉल्वेंट कौन सा है जिसके अंदर हम डिसॉल्व कर रहे हैं, मीडियम कौन सा है। तो इक्विवेलेंट मास 158 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन इसने ऑब्टेन किए, तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 पर डिवाइड करेंगे तो 52.6 आ जाएगा। इसी तरह न्यूट्रल मीडियम में भी सेम एज इट इज बेसिक मीडियम की तरह ही ये इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन लेता है, 3 पर डिवाइड करेंगे 52.6 आ जाएगा। तो इस सॉल्वेंट में ये रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, बेसिकली वेरी करती जाती हैं। तो एसिडिक मीडियम की हम एग्जांपल लेते हैं कि MnO4 है, ठीक है, और 8 हाइड्रोजन आयन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो Mn2+ में कन्वर्ट होने के लिए इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन लिए, जब हमने डिवाइड किया 5 इलेक्ट्रॉन 5 पर डिवाइड किया था, 158 डिवाइडेड बाय 5 किया तो 31.6 आ गया था। तो 31.6 को जब हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसको हम कहेंगे 1 नॉर्मल सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं आपको मैंने जीडी क्रिस्टन की बुक का चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें मेंशन किया है कि उसकी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में भी इसके न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। जब आप इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इनसे बहुत अच्छे अंदाज में फेमिलियर हो जाएंगे, फिर बेटर टू अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा आपके लिए।
तो जितने प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए उतना ही आपके लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि लेबॉर्ट्री में हमेशा केमिस्ट का जो ताल्लुक है वो सोल्यूशन बनाने से रहता है। तो आपको जब ये सोल्यूशन बनाने आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और ये आपको सोल्यूशन जो है बनाने का तरीका बेसिकली जितने ज़्यादा आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे अंदाज में आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा रेलेवेंट टॉपिक है आज का।